दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आर ओ कंप्यूटर असिस्टेंट अपर निजी सचिव ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफर ड्राइवर का संपूर्ण चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें से 8,300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 55 सेट है। यह एनटीए द्वारा जारी आंसर की द्वारा विस्तृत प्रमाणित विश्लेषण एवं व्याख्या सहित हल है। यह जो 2025-26 तक जितने भी एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं उनका सॉल्व पेपर है। दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री तथा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, जो वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है लिंक। तथा जो है आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उस वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी देखेंगे। तो आज हम लोग जो है भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी देखेंगे। तो इसका टॉपिक फर्स्ट है संवैधानिक विकास एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारत, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो पूछ रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के जनक कौन है। तो भारतीय संविधान के जनक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा के अध्यक्ष थे और संविधान के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान विद्वान, राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में व्यापक असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा जाति का विनाश नामक पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित विकल्पों में से भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट, संविधान, संसद या राष्ट्रपति। तो जो संविधान है यह सर्वोच्च है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन तथा जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसने भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को कहा था कि भारतीय संविधान अत्यंत अमाननीय और अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय है। तो किसने ऐसा कहा था कि भारतीय संविधान अत्यंत अनमनीय और अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे, हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ गुड बैलेंस बिटवीन एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड टू मच फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो है जो रिजिडिटी मतलब अत्यधिक कठोर है और तथा अधिक लचीलापन है, तो यह किसने कहा था। तो यह जो केसी वियर ने कहा था। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केसी वियर। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। वहीं कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें महज साधारण बहुमत से ही संशोधित किया जा सकता है। इसलिए केसी वियर महोदय ने कहा है कि भारतीय संविधान अत्यंत अनमनीय तथा अधिक लचीलेपन के मध्य बेहतरीन समन्वय है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो जो आर के सन्मुखम चेट्टी हैं, आर के सन्मुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के सन्मुखम चेट्टी हैं। यह जो है 1947 से 1949 तक स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री रहे। वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। क्वेश्चन नंबर 5, 1948 में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। पूछ रहा है कि 1948 में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। भारतीय संविधान की स्वीकृति, सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर बने तथा। तो दोस्तों 1948 में निम्न में कौन सी घटना नहीं घटित हुई। तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में घटित हुई। भारतीय संविधान की स्वीकृति, यह जो है 1948 में नहीं, भारतीय संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो यही घटना घटित नहीं हुई थी। जबकि सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1948 में तथा भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी जो है यही
है, इसका ऑप्शन बी होगा। तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में, भारतीय संविधान की स्वीकृति 1949 में, सी राजगोपालचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने 1948 में, लंदन ओलंपिक खेल भी 1948 में हुआ, इसमें भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट के प्रमुख मंत्री एवं विभाग, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में कौन थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में राजकुमारी अमृता कौर थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो स्वतंत्रता के पश्चात पहली महिला मंत्रिपरिषद में राजकुमारी अमृता कौर थी। यह भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। देश की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि एम्स की स्थापना रही। तो जो एम्स की स्थापना रही, यह पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री अमृता कौर ने किया था। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में मंत्री तथा उनसे संबंधित मंत्रालय, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर BR अम्बेडकर कानून मंत्री थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का भाग नहीं था? पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रस्ताव है जो 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए, भारत के सभी लोगों को कानून के सम्मुख समानता प्रदान की जाएगी, तो ए था। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, तो ए भी था। अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, तो यही नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी होगा, यही नहीं था। भारत स्वतंत्र भारत की सत्ता एवं सभी शक्तियां जनता से प्राप्त होगी, तो ये भी था, तो इसका ऑप्शन सी होगा। 1946 में पंडित नेहरू द्वारा रखे गए उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रस्ताव थे। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा। सत्ता की सभी शक्तियां जनता में निहित होगी। भारत का संविधान सभी के लिए सामान्य होगा। भारत के सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ राज्य का निर्माण होगा। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर संविधान सभा। तो संविधान सभा से क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा किस दिन पारित एवं अंगीकृत किया गया? तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित एवं अंगीकृत किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित एवं अंगीकृत किया गया। इस दिन नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित प्रावधानों को लागू कर दिया गया था, जबकि पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा के पहले सभापति कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के पहले सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसका ऑप्शन बी सही। तो भारत की संविधान सभा के पहले सभापति सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक दिल्ली में हुई। इसमें सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो जो सर BN राव थे, यह संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो बेनेगल नरसिंह राव, तो BN राव का फुल फॉर्म बेनेगल नरसिंह राव, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश थे। भारतीय संविधान निर्माण 1946 के समय इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वह संविधान के अपने लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक ढांचे की सामान्य संरचना के लिए जिम्मेदार थे और फरवरी 1948 में इसका प्रारंभिक मसौदा तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा इस योजना पर बहस, संशोधन और चर्चा के बाद अंततः मंजूरी दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान सभा इसके कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक समय सभा का कार्यकारी अथवा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। कब? 9 दिसंबर 1946 को। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष तथा BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत किस पद पर कार्यरत थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के जो है कृषि एवं खाद्य मंत्री पद पर कार्यरत थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार के अंतर्गत कृषि एवं खाद्य मंत्री के पद पर कार्यरत थे तथा अन्य पद निम्नवत है। तो रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे, शिक्षा मंत्री सी राजगोपालचारी थे, राष्ट्रमंडल एवं विदेश मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान सभा का स्थापना कब हुआ? पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है 9 दिसंबर 1946। तो भारतीय संविधान सभा का जो स्थापना 9 दिसंबर 1946 को नहीं हुआ। इस दिन जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, जबकि भारतीय संविधान सभा की स्थापना या गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन गलत है। तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। प्रथम अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक आयोजित की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और HC मुखर्जी को अस्थायी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है का नेतृत्व किया था? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों और वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति जो कि संविधान सभा के अधीन एक संस्था है का नेतृत्व किया था? तो इसका नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई संविधान निर्मात्री समितियों में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक जनजातियों वर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अन्य समितियां एवं अध्यक्ष संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति BM राव अंबेडकर, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था? तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी से। तो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो जो KM मुंशी संविधान सभा के सदस्य थे, N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, TT कृष्णमाचारी ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, जबकि MH बेग यह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो MH बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनका पूरा नाम मिर्जा हमीदुल्लाह बेग था। ये भारत के 15वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से अपने हस्ताक्षर किए थे। कुल मिलाकर 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इसका ऑप्शन बी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव किसकी सिफारिशों के अनुसार किए गए थे? तो भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव जो है कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के अनुसार किए गए थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिशों के अनुसार कराए गए थे। भारत में संवैधानिक तंत्रों की स्थापना के लिए वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, जिसके सदस्यों में स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। फिर इसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो इसमें प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि संविधान सभा का जो गठन है यह 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो यह जो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 के साथ को हुई थी। साथ ही उस दिन संविधान सभा द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, संविधान सभा ने संविधान को कितने दिनों में पूरा किया? तो जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा किया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसे संविधान सभा द्वारा वर्ष 1949 में 26 नवंबर को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया? तो जो भारतीय संविधान है यह किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारतीय संविधान जो है पूछ रहा है किसके द्वारा अपनाया गया, तो भारतीय संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो संविधान निर्माताओं द्वारा निर्मित भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान संपूर्ण देश में प्रवृत्त हो गया। भारतीय संविधान को निर्मित होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। ज्ञात हो कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जबकि इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की? तो 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता की। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की जो है राजभाषा की दर्जा दिया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, राजभाषा। तो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया तथा 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संविधान सभा का प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि भारत के संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इंग्लिश में देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द क्रीडेंशियल कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो प्रत्यय पत्र अर्थात क्रीडेंशियल
समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो अध्यक्ष एवं संबंधित समिति, तो जो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बी पट्टाभी सीतारमैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। एच सी मुखर्जी जो है अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट चैप्टर संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से लिया गया? तो जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनके चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद या धारा यह किस देश से लिया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो जो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन लिया गया। यूएसए से मूल अधिकार तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का सिद्धांत जो है रसिया से लिया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में एक नया भाग 4 का अनुच्छेद 50 का जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत जो है जर्मनी से लिया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन व्यवस्था का सिद्धांत जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। आपातकालीन व्यवस्था का प्रावधान भाग 15वां जो भाग है यह जो है कौन से है? तो आपातकालीन जो व्यवस्था का प्रावधान है यह जो है भाग 18वें में है। तो यह रोमन अंक में 18 है। भाग 18वें में अनुच्छेद 352, 360 में शामिल है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान जो है ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया गया समवर्ती सूची, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देश के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान लिया गया। यह अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के लिए बड़ा स्रोत है? पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है भारतीय संविधान में लिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 है। यह 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता संघीय विधानमंडल एवं प्रांतीय स्वायत्तता थी। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के आमुख में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति द्वारा अनुप्रेरित है? तो जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है फ्रांसीसी क्रांति द्वारा अनुप्रेरित है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान के आमुख में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति द्वारा अनुप्रेरित है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी गणराज्य का आदर्श वाक्य है। स्वतंत्रता का विचार भारतीय नागरिकों की गतिविधियों की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। समानता का अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाते हैं। बंधुत्व यह भाईचारे की भावना और देश के लोगों के बीच अपनेपन की भावना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश संविधान से ली गई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत के संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। इसके अतिरिक्त संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता,
मंत्रिमंडल प्रणाली द्विसदनात्मक व्यवस्था भी ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उद्देशिका का विचार ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पूर्व सोवियत संघ रूसी संविधान से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? तो जो भारतीय संविधान में संघवाद जो है कनाडा देश से लिया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान में संघवाद को जो है कनाडा से लिया गया। ज्ञातव्य है कि संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फेडस से हुई है, जिसका अर्थ एक प्रकार का समझौता या अनुबंध है। यह दो तरह की सरकारों के बीच सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने हेतु एक समझौता है। क्वेश्चन नंबर 35, एकल नागरिकता भारत में कौन से देश से ली गई है? तो जो एकल नागरिकता है यह भारत में जो है ब्रिटेन से ली गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता का अर्थ है किसी भी राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त होना, जिसमें एक नागरिक को नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। भारत में नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता तथा भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया, निम्न में से कौन से स्रोत से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया? तो भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान में विभिन्न स्रोतों का व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। संविधान के भाग एवं अनुसूची, पार्ट्स एंड द शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 37, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है आर्टिकल 19 के 1 के सबसेक्शन ए से लिया गया, तो इसका ऑप्शन ए सी सही है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए से लिया गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित है। यह अधिकार नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से संबंधित सुरक्षा। तो जो अनुच्छेद 20 है यह अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से संबंधित सुरक्षा। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 से प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? तो जो डिफेंस है यह केंद्रीय सूची, एग्रीकल्चर जो है राज्य सूची, तथा जो मुद्रा है या केंद्रीय सूची, जो फॉरेस्ट है इसे समवर्ती सूची में रखा गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है, फॉरेस्ट। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं। पहला संघ सूची, समवर्ती सूची एवं राज्य सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची, जो राज्य सूची है इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय 66 विषय थे। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में शामिल कुछ विषय शांति और व्यवस्था, कृषि, स्थानीय स्वशासन, जन स्वास्थ्य, पुलिस, जेल आदि है। समवर्ती सूची संविधान के लागू होने के समय इसमें 47 विषय थे। वर्तमान में 52 विषय समवर्ती सूची के। कुछ प्रमुख विषय हैं दीवानी और फौजदारी, शिक्षा, वन, बिजली, श्रमिक संघ आदि। क्वेश्चन नंबर 39, जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ है? पूछ रहा है कि जब हम यह कहते हैं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है तो इसका क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार प्रदान करना। ऑप्शन बी, सभी नागरिकों को आस्था एवं पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करना। ऑप्शन सी, देश में भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन सी यही सही है। देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
तो जब हम कहते हैं कि भारत में संघीय प्रणाली है, तो इसका अर्थ यह है कि देश के भिन्न भिन्न राज्यों और प्रांतों के पास अपने कानून बनाने और निर्णय लेने का अधिकार है। यह प्रणाली केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, जिससे राज्यों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान करने की स्वतंत्रता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 40, संघ सूची में शामिल विषय की पहचान करें। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में शामिल विषय जो है, जो पुलिस है, या राज्य सूची है, व्यापार समवर्ती सूची, शिक्षा ये भी समवर्ती सूची। तो जो फॉरेन अफेयर्स विदेशी मामले या संघ सूची में, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों की चर्चा है, जिसमें 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया। तो संघ सूची राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध, रेल, बैंक, मुद्रा, निर्माण, बीमा, डाक तार, जनगणना आदि। राज्य सूची के विषय लोक स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि, स्थानीय स्वशासन, सड़क परिवहन, होटल, पथकर। जबकि समवर्ती सूची में जो है शिक्षा, वन, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना आदि है। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य सूची में शामिल विषय की पहचान करें। तो जो डिफेंस है, यह जो संघ सूची, विवाह जो है यह जो है समवर्ती सूची, करेंसी जो है ये संघ सूची, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है समवर्ती सूची में है। तो इसमें जो राज्य सूची पूछ रहा है, तो जो मैरिज है, मैरिज राज्य सूची होगा, तो इसका ऑप्शन जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ही राज्य सूची होगा। विवाह जो है समवर्ती सूची में होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही है, एग्रीकल्चर, कृषि। तो संविधान के जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों की चर्चा है, जिसमें 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। तो पहला संघ सूची राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंध, रेल, बैंक, मुद्रा, निर्माण, बीमा, डाक तार, जनगणना आदि। राज्य सूची के विषय लोक व्यवस्था, पुलिस, कृषि, स्थानीय स्वशासन, सड़क परिवहन, होटल तथा पथकर। समवर्ती सूची के विषय शिक्षा, वन, मापतौल, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो अपने नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए भारतीय नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा। तो जो भारतीय नीति निर्देशक तत्व यह सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय नीति निर्देशक तत्व नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करता है, तो ऑप्शन ए सही है। मौलिक अधिकार ए भी जो है नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करता है, बी भी सही है। प्रस्तावना ये भी सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, ए, बी, सी तीनों सही है। तो दिए गए विकल्पों में भारतीय नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और प्रस्तावना भारतीय संविधान के भाग अपने नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है। इसके अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित और संरक्षित करके भारत के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 देश में रह रहे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया, अतः ए, बी, सी तीनों सही है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। जबकि भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्टिकल 32 संवैधानिक विचारों का उपचार, यह जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार नहीं होगा, सिर्फ संविधान सभा के अनुसार होगा, यह जो प्रस्तावना होगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान की भूमिका की भांति है, जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, सरकार के स्वरूप, संविधान के स्रोत से संबंधित प्रावधान और संविधान के लागू होने की तिथि का संक्षेप में उल्लेख है। प्रसिद्ध न्यायविद एवं संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी है। तो जो N.A. पालकीवाला हैं, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को
73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। तो जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 में जोड़ा गया। इस अनुसूची में जो है 29 विषय सम्मिलित हैं। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने का पानी आदि विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45, किस प्रधानमंत्री के समय में भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में जो है 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। इस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को शामिल किया गया है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो जो 9वीं अनुसूची है इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में जो है 284 अधिनियम है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 9A भाग है यह जो नगर पालिका से संबंधित है, 9th A, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान के 9 का इस संशोधन के द्वारा संविधान में 9 का जोड़ा गया। इसमें संविधान में अनुच्छेद 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में अभी कितनी अनुसूचियां? तो भारतीय संविधान में अभी जो है 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब भारतीय संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां था, अभी है 12। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। जबकि 9वीं अनुसूची को संविधान के पहले संशोधन द्वारा 1951 में, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अध्याय विभाजित हुए थे? तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में 22 भाग थे, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संविधान के किस भाग में नागरिकता है? तो संविधान के जो है बी अर्थात भाग 2 में नागरिकता है। तो इसका एक ट्रिक है, छेना, मुनि, सराप्र। तो संविधान के भाग 1 में क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और नी से भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, सराप्र 5 में जो है संघ। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है? तो भाग 4A जो है मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जबकि भाग 4 का में मूल कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के 4A में शामिल किया गया था। तो मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 51 क में भाग 4 क में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है? तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन है, जबकि भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य वर्णन है। तो यहाँ नीति निर्देशक सिद्धांत पूछ रहा, तो यह भाग 4 में है। तो इसका ऑप्शन बी से। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। संविधान में निवर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इसे लागू कर सकती है, अगर सरकार नहीं चाहे तो इसे नहीं लागू कर सकती। आप इसके खिलाफ न्यायालय में नहीं
नहीं जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार है यह प्रवर्तनीय है। अगर सरकार आपका मूल अधिकार नहीं देती है तो आप जो है न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर भी सकारात्मक दृष्टि धारण करते हैं। इन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला समाजवादी सिद्धांत, दूसरा गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा जो उदार और बौद्धिक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायतंत्र को प्रबंधक कार्यों से अलग न्यायपालिका से किया गया, अर्थात इसके लिए न्यायपालिका में आप नहीं जा सकते, तो जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसको लागू न होने पर आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में न्यायतंत्र को प्रबंधक कार्यों से अलग किए जाने का उल्लेख है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक में, अनुच्छेद 50 में राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य को कदम उठाने का निर्देश है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो भारत की संविधान की 10वीं अनुसूची है, यह जो 10 से दोस्तों 10 से दल बदल, इससे ट्रिक से याद कर सकते हैं, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, तो यह जो है दल बदल होगा। तो यहाँ देखते हैं कहाँ दल बदल है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषाएं, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति नियंत्रण प्रशासन, राज्य परिषदों में सीटों के आवंटन, तो जो दल बदल है यही होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, दल बदल। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निष्कासन से संबंधित कानूनों का उल्लेख है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ा गया है। नेक्स्ट चैप्टर 5, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, मेजर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह किस अनुच्छेद में है? तो भारत में अब 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। यह कहाँ है? तो यह जो पंचायती राज संस्थाओं में अब जो है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित है। राज्य विधानमंडल चाहे तो इस संख्या को बढ़ा सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। वर्तमान में बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के अनुसार जो 1/3 1/3 स्थान अनुच्छेद 243 घ के अनुसार महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षित है, जबकि राज्य सरकार इसको बढ़ा सकती बट घटा नहीं सकती है। कुछ राज्य 50% आरक्षण देते हैं, जिनमें बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आर्टिकल 148 के अंतर्गत की जाती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का मुखिया होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा किसके तहत कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया। तो जो राष्ट्रीय आपात है यह अनुच्छेद 352 में, संवैधानिक उपचारों का राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्रों की विफलता अनुच्छेद 356 तथा वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 है। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रपति लोकसभा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को जो है अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन को समय पर अधिवेशन के लिए आहूत करेगा और समय समय पर किसी भी सदन का सत्रावसान तथा लोकसभा का विघटन कर सकेगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो यह कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए?
तो भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है, तो इसका ऑप्शन सी से अनुच्छेद 63। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। संविधान में उपराष्ट्रपति का पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अतः विधेयकों पर वोटिंग की स्थिति में वह सिर्फ निर्णायक मत देने का ही अधिकारी है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो जो भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो भारतीय नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11 है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो जो अनुच्छेद 110 है भारतीय संविधान का, यह धन विधेयक को परिभाषित करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 109 के अंतर्गत दिया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा द्वारा 14 दिन के भीतर स्वीकृत देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो जो धन विधेयक है यह लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा में पेश होता है तथा लोकसभा इसे पास करने के बाद जो है राज्यसभा में भेजती है। राज्यसभा इसको 14 दिनों तक रोक सकता है, फिर उसके बाद उसको स्वीकृत मान लिया जाता है। अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान में किस विषय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 भारतीय संविधान में किस रूप में भी है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में प्रावधान है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य जनता के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया? तो भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो है अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित किया गया, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ के लिए लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह दर्शाता है कि यह संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, लेकिन इन दोनों का संश्लेषण है? तो जो अनुच्छेद 368 है अर्थात संविधान संशोधन, यह बताता है कि न तो संविधान जो है कठोर है न लचीला बीच का है, तो जो संविधान संशोधन में है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 यह दर्शाता है कि भारतीय संविधान न तो कठोर न ही लचीला, क्योंकि संविधान में साधारण बहुमत या विशेष बहुमत का प्रावधान वर्णित है। संविधान का भाग 20 एवं अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। तो संविधान के भाग 20 तथा अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की बात कही गई है। भारत में संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है यह कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए, अनुच्छेद 76, तो इसका ऑप्शन बी से। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 यह विचार करता है कि भारत में एक महान्यायवादी होना चाहिए। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। यह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। महान्यायवादी का पारिश्रमिक राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। महान्यायवादी को सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, अतः भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद जो 226 है, आर्टिकल 226, प्रत्येक उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है, तो इसका ऑप्शन डी सही। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह अपने कार्य क्षेत्र में संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ए रिट निम्नवत है: पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा अधिकार परीक्षा एवं पांचवा प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का निम्न में से किसके साथ संबंध है? तो जो अनुच्छेद 370 है इसका किसके साथ संबंध है? तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे का प्रावधान के साथ है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विशेष दर्जे का प्रावधान था। धारा 370 की प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। वर्तमान में अनुच्छेद 370 में वर्णित जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष वर्तमान में अनुच्छेद 370 में वर्णित जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशेष प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद से लिया गया? तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख जो है अनुच्छेद 368 में, तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया। संसद के किसी भी सदन में संविधान संशोधन विधेयक प्रारंभ किया जा सकता है। जब अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात विधेयक अधिनियम के रूप में पारित हो जाता है और संविधान का भाग हो जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर प्रस्तावना, प्रेम्बल। तो प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन, संविधान के अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो जो स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वलिटी एवं समाजवाद। तो स्वतंत्रता, समानता एवं समाजवाद यह प्रस्तावना में शामिल है, जबकि न्याय जो है यह प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता और न्याय यह जो है प्रस्तावना में शामिल है। जो समाजवाद है यह प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो संविधान के अधिनियम के समय मूल संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में शामिल नहीं थे। इन शब्दों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता यह शुरू में जो है संविधान के प्रस्तावना में नहीं शामिल था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से दी गई स्वतंत्रता में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संदर्भित नहीं है? तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संदर्भित नहीं है, जबकि विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विश्वास की स्वतंत्रता यह प्रस्तावना में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णित है। पहला विचार की स्वतंत्रता, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता, चौथा उपासना की स्वतंत्रता एवं पांचवा विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। तो इसको सटीक सार, तो 3 प्रकार के न्याय क्या है? सार, यशयर, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति जो है पंथ निरपेक्षता विशेषता के कारण, भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति पंथ निरपेक्षता के कारण स्वतंत्रता पूर्वक धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं को पालन कर सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य धर्म और राजनीति का अलगाव, अर्थात राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा और न ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा। इस विशेषता के कारण कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने धार्मिक विश्वासों और परंपराओं का पालन कर सकता है। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा आदर्श रूसी संविधान से लिया गया?
तो जो स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं समानता, ये तीनों जो है फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व फ्रांस से लिया गया। तथा जो न्याय है, न्याय को जो है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, यह जो रूसी संविधान से लिया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है, रूस। अर्थात न्याय जो है रूस के संविधान से लिया गया। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का आदर्श रूस के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना में न्याय शब्द 3 अलग अलग रूपों को ग्रहण करता है: सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अर्थात SAR सार, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। वह राज्य जिसमें सर्वोच्च शक्तियां लोगों एवं उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। गणतंत्र का मतलब वह ऐसा राज्य है जिसमें सर्वोच्च शक्तियां लोगों एवं उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसमें भारत का शासन भारत की जनता और उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। अर्थात भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है। राष्ट्रपति को निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। तो नेक्स्ट चैप्टर नागरिकता, सिटीजनशिप। तो नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन, पंजीकृत भारतीय नागरिकता हेतु एक व्यक्ति आवेदन से तुरंत पहले कितने वर्ष तक भारत में रहा हो। तो पंजीकृत भारतीय नागरिकता हेतु अगर किसी को नागरिकता लेना है तो कोई व्यक्ति आवेदन से तुरंत पहले कितने वर्ष तक भारत में रहा हो। तो आवेदन से जो है 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण विधि से भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु एक व्यक्ति को आवेदन करने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में निवास करने की शर्त पूरी करनी चाहिए। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला, जन्म से प्राप्त नागरिकता, वंश एवं परंपरा से प्राप्त नागरिकता, पंजीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता, भूमि अर्जन द्वारा प्राप्त नागरिकता। ज्ञात हो कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, निम्नलिखित में से कौन सा देश दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। तो जो जापान है, जापान दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सॉरी, जापान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यह दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रणाली है जिसमें व्यक्ति अपने राज्य के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का भी नागरिक होता है। नेक्स्ट चैप्टर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। यह विशिष्ट अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले नागरिकों को किसी भी वर्ग को इसे संरक्षित करने का अधिकार है। यह विशिष्ट अधिकार किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह विशिष्ट अधिकार भारतीय संविधान के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। क्वेश्चन 76, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों में से एक नहीं है। तो समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो यही 6 मौलिक अधिकारों में से नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार ही है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम? तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार अनुच्छेद 19(1) च व अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो जो मूल अधिकार है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदत्त है? तो भारत के संविधान द्वारा प्रारंभ में जो 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त थे, बट वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटा दिया गया और अब मौलिक अधिकार 6 हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 6। भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 में नागरिकों के मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। ये 6 प्रकार के हैं। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 78, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों कारखानों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता? तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो कारखानों में काम करते हैं, इस कारखानों में काम देने से कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो जो स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो यही शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव व्यापार का प्रतिषेध तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखानों में काम करने से मना है, क्योंकि यह बालकों के शोषण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकारों के संबंध में सत्य है? तो इनकी संख्या असीम है, दे आर अनलिमिटेड इन नंबर, तो नहीं, ये गलत है। इनका संरक्षण एवं क्रियान्वयन साधारण कानूनों के अनुसार होता है, तो ये भी गलत है। इन्हें कानून के साधारण प्रक्रिया से राज्य विधायी द्वारा बदला जा सकता है, ये भी गलत है। इन्हें भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है, तो इसका ऑप्शन डी यही सही है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का संरक्षण प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक तथा गौरवपूर्ण तरीके से जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं। ये अधिकार मूलभूत इसलिए क्योंकि ये अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं और संविधान द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इन्हें अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। तो जो मौलिक अधिकार है इसको अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए किसका प्रावधान किया गया है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए संविधान मौलिक कर्तव्य में प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिकी संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो जो संविधान की प्रस्तावना का विचार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रस्तावना का विचार, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके तहत जोड़ा गया? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो 1976 में गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन
1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके लिए संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? तो 1976 में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। इससे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य, इसको पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो यह जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। यह जो फंडामेंटल राइट है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो यही नहीं है मौलिक कर्तव्य। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यह मौलिक कर्तव्य है। अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना, टू प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, ये भी है। टू प्रोटेक्ट यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए है, यही मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 अब 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 49। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 48 के द्वारा राज्य को पशु नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर रोक लगाकर आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके से कृषि और पशुपालन को संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर, अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। नेक्स्ट चैप्टर, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 86, एक श्रमिक नेता जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है, तो वह कौन है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा श्रमिक नेता है जो भारत के राष्ट्रपति बने और उनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान स्थापित किया गया? तो वह जो वीवी गिरी हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है, वीवी गिरी। तो भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी एक श्रमिक नेता थे। इनके नाम पर राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान है, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है, जिसे 1974 में स्थापित किया गया था। यह संस्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले इस संस्थान को 1995 तक राष्ट्रीय श्रम संस्थान के नाम से जाना जाता था। बाद में इस संस्थान का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के नाम पर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य शर्त नहीं है? तो पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य शर्त नहीं है? तो 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो हाँ, ये शर्त है, भारत के राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। शिक्षित होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, तो ये भी है। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो डी भी है। तो इसका ऑप्शन बी है, यही नहीं है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए शिक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य शर्तें, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो। अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में शिक्षित होना राष्ट्रपति पद के लिए अनिवार्य नहीं है। तो नीचे दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में से कौन एक भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रपति है जो भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं, यह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो भारतीय राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, फिर बाद में राष्ट्रपति बने। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के
प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने तथा दूसरी बार 1962 में मुख्यमंत्री बने। 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1942 तक वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू 15वीं भारत की राष्ट्रपति हैं। तो अभी जो है द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित प्रश्न में से वे कौन हैं जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 2 लगातार कार्यकाल पूर्ण किए। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 2 लगातार कार्यकाल पूर्ण किए। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, कौन है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यह भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 2 लगातार कार्यकाल पूर्ण किए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 1967 तक इन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, वर्ष 1975 में किए गए आपातकालीन उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो वर्ष 1975 में किए गए आपातकालीन उद्घोषणा के समय में भारत के राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में प्रवेश से पूर्व कौन सा शपथ दिलवाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में प्रवेश से पूर्व जो है मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें। तो जो वी गिरी हैं, GS पाठक हैं, GD BD जत्ती हैं, M हिदायतुल्ला हैं। तो इनको जो है क्रम के अनुसार देखना कि कौन सा राष्ट्रपति पहले आए फिर उसके बाद कौन से राष्ट्रपति आए। तो वी गिरी आए, फिर उसके बाद GS पाठक आए, फिर BD जत्ती है, फिर M हिदायतुल्ला। तो आर्डरली सही है 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन ए सही है 1 2 3 4। उपराष्ट्रपति एवं कार्यकाल, वी गिरी का कार्यकाल 1967 से 1969, GS पाठक का कार्यकाल 1969 से 74, BD जत्ती का कार्यकाल 1974 से 79, M हिदायतुल्ला का कार्यकाल 1979 से 84। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कितने बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के कितने बहुमत से पारित किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 2/3। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव मूल सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में वर्णित है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसकी सूचना राष्ट्रपति को संसद में प्रस्तुत किए जाने से 14 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किए गए थे। तो जो कृष्णकांत हैं, कृष्णकांत देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किए गए थे। तो इसका ऑप्शन सी सही। तो उपराष्ट्रपति कृष्णकांत देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त नहीं किए गए थे, जबकि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकटरमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन को उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। मोहम्मद हिदायतुल्ला कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति हैं या राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। 12 नाम निर्देशित मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 96,
निम्नांकित राष्ट्रपतियों में किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो निम्नांकित राष्ट्रपतियों में किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पद पर रहते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 और 3 मई 1969 को अपनी मृत्यु तक भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने बिहार के राज्यपाल के साथ साथ भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। फ़खरुद्दीन अली अहमद एक भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1974 से 77 तक भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 97, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही। जो राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा संबोधित करते हैं और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जो है लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। अनुच्छेद 56(2) के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। क्वेश्चन नंबर 98, सेना, नौसेना एवं वायुसेना के प्रधान प्रमुखों की नियुक्ति कौन करता है? तो सेना, वायुसेना और नौसेना के जो प्रमुखों की नियुक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रधानों या प्रमुखों की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु यह सब अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी एसीसी की सिफारिश पर किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि ये नियुक्तियां एसीसी द्वारा की जाती है, किंतु राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत के सैन्य दलों का प्रधान राष्ट्रपति होता है, तो एक कथन सही है, हाँ सही है। जो भारत के सैन्य दलों का प्रधान होता है यह राष्ट्रपति होता है। कथन 2, संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, तो यही कथन गलत है। संसद किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र जो है भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, न कि संसद। तो यह राष्ट्रपति कर सकता है, न कि संसद। तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यही गलत है। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी यही सही नहीं है। तो तथा सी देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का अध्यक्ष का चयन करते थे, हाँ ये भी सही है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं, तो डी भी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही नहीं है। तो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध किया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में पृथक व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 से 62 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। यह संविधान के भाग 5 में है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को 31 दिसंबर 2019 को बनाया गया था। वर्तमान में जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस अर्थात CDS हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य की कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक भी होते हैं। मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे? तो जो मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू यह भारत के कौन से उपराष्ट्रपति रहे? तो मुप्पा वरप्पा वेंकैया नायडू जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 13वें। तो मुप्पा वरप्पा वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 103, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति के कार्य करने का अधिकार
दिया गया। तो पूछ रहा है कि ऐसा हो, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो कौन उसके जगह काम कर सकता है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह काम कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मुख्य न्यायाधीश। तो भारतीय संविधान के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजतंत्रवाद से लिया गया, ब्रिटिश मोनार्क से लिया गया। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश मोनार्क अर्थात ब्रिटिश राजतंत्रवाद से लिया गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजतंत्रवाद के समान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की है। वह राष्ट्र का प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता, जबकि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 105, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निम्न में से कौन से सदस्यों का निर्वाचक मंडल होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निम्न में से कौन से सदस्यों का निर्वाचक मंडल होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए जो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य इसके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? तो संविधान का उल्लंघन करने के लिए जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है या महाभियोग की प्रक्रिया से निष्कासन किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने पर संसद द्वारा महाभियोग इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 के तहत जो इम्पीचमेंट है राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 अर्थात 61 की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है। संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 107, भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत में सभी केंद्रीय मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, जबकि द्रौपदी मुर्मू है यह भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद देश के राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण किया था। इन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश J.S. खेयर ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई थी। रामनाथ कोविंद राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत का उपराष्ट्रपति पद पर कभी भी कार्य नहीं किया है? तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर कभी भी कार्य नहीं किए हैं। तो इसका ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी तथा आर वेंकट रमन इन्होंने जो है राष्ट्रपति बनने से पहले या उपराष्ट्रपति पद पर कार्य किए हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो उपयुक्त दिए गए विकल्पों में नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण नहीं किए थे। जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तथा आर वेंकट रमन 1984 से 1987 राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित कर चुके। तो नेक्स्ट चैप्टर, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी अपेक्षित है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए होता है वो 25 वर्ष होता है, वही होगा। तो इसका ऑप्शन
बी सही है। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री को संसद, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 111, यदि किसके अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो यदि लोकसभा के अधिकतम सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तब मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुमत हासिल होने पर मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है। इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 112, यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लोकसभा भंग हो जाती है। सॉरी, सी है। तो सी देखते हैं। यदि कोई मंत्री हार जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है। ऑप्शन बी, केवल प्रधानमंत्री और संबंध मंत्री त्याग दे देते हैं। पूरा मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देता था। इसका ऑप्शन सी सही होगा, अर्थात सरकार भंग हो जाती है। लोकसभा नहीं, सरकार भंग हो जाती है, जिससे पूरा मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देता है अगर अप्रस्ताव कोई मंत्रिपरिषद हार जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। यदि कोई मंत्री अविश्वास प्रस्ताव हार जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। लोकसभा ने अपने नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के लिए नियम बनाया। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया है? तो जो चौधरी चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में कभी भी संसद का सामना नहीं किया। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो चौधरी चरण सिंह 20 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन संघ कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बने? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन है जिन्होंने संघ कैबिनेट मंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने? तो ये जो एच.डी. देवगौड़ा थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एच.डी. देवगौड़ा संघ कैबिनेट मंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। देवगौड़ा जून 1996 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वो इस पद पर 21 अप्रैल 1997 तक रहे। एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के दिग्गज नेताओं में से एक हैं। प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूछ रहा है कि प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय उप प्रधानमंत्री जो थे यह कौन थे? तो यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस पद पर अब तक के अंतिम व्यक्ति श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जबकि प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अंतिम उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। वे 16 वर्ष 9 महीने तथा 12 दिन तक अपने पद पर रहे। संविधान में प्रधानमंत्री पद का उल्लेख अनुच्छेद 75 में किया गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 51वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो यह जो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो 91वां भारतीय संविधान संशोधन है, इसके तहत केंद्र तथा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक हो सकेगी, अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी तथा मंत्रियों की संख्या किसी राज्य में 12 से कम भी नहीं हो सकेगी। इस संशोधन के तहत दल बदल कानून भी संशोधन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो कथन ए, भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। कथन दो, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती है। तो तीन, वह किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं और उसके साथ सहयोग करने से मना कर देता है। चार, वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री के संबंध में सही पूछ रहा है, तो भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता था। हाँ, ये सही है, भारत के संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। दो, संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं होती, तो ये गलत है। भारत में संविधान में प्रधानमंत्री की चयन या नियुक्ति की प्रक्रिया होती है, वह लोकसभा या किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए तथा उसकी जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रधानमंत्री का। तो इसका ऑप्शन बी यही सही नहीं है। ऑप्शन सी, वह किसी भी मंत्री को हटा सकता है और उसके साथ सहयोग करने से मना कर सकता है, तो ये भी सही है। वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकता है, तो चार भी सही। तो 1, 3, 4 सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 3, 4। तो भारत के संसदीय प्रणाली में राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के सब सेक्शन 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने तथा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। तो जो प्रधानमंत्री होता है यह राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने तथा सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है। क्वेश्चन नंबर 119, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो भारत में संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली का मौलिक सिद्धांत है। इसके अनुसार कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ध्यातव्य है कि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री इन सब का सामूहिक नाम है, जबकि मंत्रिमंडल सिर्फ कैबिनेट मंत्री का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो भारत में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री को कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार स्पष्ट है कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन हेतु प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 121, एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है को केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में इनमें से कितनी अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, यदि किसी भी सदन में सदस्य नहीं है तो वह कितने देर तक सदन में सदस्य नहीं रहेगा, तो उसके बाद जो उसको नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो 6 महीने तक उसको वेट किया जाएगा। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 6 मंथ। एक व्यक्ति जो दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं है उसे केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में 6 माह की अवधि से अधिक समय के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मंत्री पद पर बने रहने के लिए उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लेनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर राज्यसभा। तो राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में प्रावधान किया गया। वर्तमान में राज्यसभा का अध्यक्ष जो उपराष्ट्रपति होता है। तो एक दोस्तों ट्रिक है, सरल। तो अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया तथा अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया तथा ल से अनुच्छेद 81 में जो लोकसभा के बारे में बताया गया। तो जो सरल है, सरल शब्द से आप याद कर सकते हैं अनुच्छेद। तो स से संसद अनुच्छेद 79 में बताया गया, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 में तथा ल से 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। कौन सा ऐसा सदन है
जिसमें मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका मुखिया उस सदन का सदस्य नहीं होता है, अर्थात राज्यसभा का मुखिया उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं जो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ज्ञातव्य है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति तो होता है किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम अवधि के लिए विलंबित कर सकता है। तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 14 डेज। तो राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम 14 दिन अर्थात 2 हफ्ते के लिए देरी कर सकती है। यदि इस समय में विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, केवल इसमें संशोधन कर सकती है, परंतु संशोधन को स्वीकार और अस्वीकार लोकसभा द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 125, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती है। वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या 245 है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा में 238 सदस्य एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्रों में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है तथा इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 126, राज्यसभा सदस्य की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा सदस्य की अवधि 6 वर्ष होती है। तो इसका ऑप्शन डी सही। तो राज्यसभा सदस्यों की अवधि 6 वर्ष होती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, बल्कि इसे 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिन्हें कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य आदि में विशेष अनुभव प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता था। इसका ऑप्शन बी सही है। तो राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन का प्रावधान है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। तो जो 4थी अनुसूची है, 4थी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है। राज्यसभा के कितने वर्षों के बाद विघटित किया जा सकता है? तो जो राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, यह एक अस्थायी सदन है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार इसके जो अनुच्छेद आर्टिकल 83 का सबसेक्शन 1 है, इसके अनुसार 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का जो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसका चुनाव जो है लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों करते हैं। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ए और बी दोनों। तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो राज्यसभा के सभापति का चुनाव लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 130, राज्यसभा के उपसभापति का चयन किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का उपसभापति है, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो जो राज्यसभा का सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ राज्यसभा के उपसभापति की बात कर रहा है। तो उपसभापति का जो चयन है यह राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद एक संवैधानिक पद के रूप में सृजित है। राज्यसभा के उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वह हरिवंश नारायण सिंह हैं। भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो भारत में राज्यसभा के पूर्ण अवधि के सदस्य को जो है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है।
संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा संसद का एक अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इतने ही नए सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषयों में कानून तब तक नहीं बना सकती है। तो पूछ रहा है कि भारत में संघ विधायिका राज्य सूची के विषयों में कानून कब तक नहीं बना सकती है। तो जब तक राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए न कहे, ऑप्शन बी। जब तक प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए न कहे, ऑप्शन सी। जब तक स्पीकर प्रमाणित करे कि यह आवश्यक है, तथा ऑप्शन डी। जब तक राज्यसभा यह संकल्प पारित करे कि हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। जब तक राज्यसभा यह संकल्प पारित करे कि ऐसा हित में करना आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार संघ विधायिका राज्य सूची के विषयों में कानून तब तक नहीं बना सकती है जब तक राज्यसभा में उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा यह संकल्प पारित न हो जाए कि राष्ट्रहित में ऐसा करना आवश्यक है। तो नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों लोकसभा। तो नेक्स्ट चैप्टर लोकसभा। तो लोकसभा से संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय दोस्तों। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय।